हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गुरुकुल द सिटी ऑफ नॉलेज में। दोस्तों, इसके पिछले वीडियो में हमने जो डीपीएसपी था उसके थ्योरी का वीडियो कंप्लीट कर लिया है और उससे जुड़े मैंने सभी प्रश्नों को आप सभी को बता दिया था। आज की वीडियो में मैं उससे जुड़े जो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है उनको डिस्कस करूँगा जो कि विभिन्न एग्जामों में पूछे गए हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ ही साथ यदि आप चाहें तो इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक मैं वीडियो के अंत में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन संविधान के किस भाग में किया गया है। तो इसका आंसर आप सभी को पता होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, भाग 4 में। देखिए, जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व उनका वर्णन भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 के बीच किया गया है, यह याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, नीति निर्देशक तत्व का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है। तो इसका सही आंसर है आयरलैंड के संविधान से। मैंने आप सभी को बताया था कि जो भारत में डीपीएसपी का प्रावधान लिया गया है वह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। और आयरलैंड के संविधान का जो अनुच्छेद 45 था उसमें वहाँ पर राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया था। और ये भी याद रखिएगा, आयरलैंड के संविधान और भारत के संविधान के छोड़कर यह व्यवस्था यानी डीपीएसपी की व्यवस्था की दुनिया के किसी देश के संविधान में नहीं है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। तो मैंने भी बताया कि जो इसका उल्लेख किया गया है वह 36 से 51 के बीच में किया गया है, यानी इसका ऑप्शन डी सही आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत में लोक कल्याणकारी राज्य होने का विचार पाया जाता है। तो मैंने इसका आंसर से आप सभी को बताया होगा क्या। तो इसका सही आंसर होगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व। देखिए, इसी के द्वारा मैंने बताया था कि जो डीपीएसपी का उद्देश्य बताया गया यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य बताया गया वो दो प्रकार के उसके उद्देश्य है। पहला था कि लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना और दूसरा था सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय की स्थापना करना। तो जो भारत में लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना का विचार पाया जाता है वो डीपीएसपी में पाया जाता है। और लोक कल्याणकारी राज्य का मतलब होता है क्या है, तो जो राज्य अपने नागरिकों को अधिक सुख सुविधाएं प्रदान करता है उस राज्य को लोक कल्याणकारी राज्य कहते हैं। अगला प्रश्न है, नीति निर्देशक सिद्धांत है वाद योग अवाद योग दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो मैंने इसका आंसर आप सभी को बताया है कि इसका आंसर क्या होगा, अवाद योग। देखिए, जो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार शामिल किए गए हैं वह वाद योग्य यानी यदि किसी व्यक्ति या संस्था या राज्य द्वारा उसका अतिक्रमण किया जाता है तो आप न्यायालय में चुनौती दे सकते हैं। लेकिन यदि आपके जो नीति निर्देशक तत्व इनका उल्लंघन राज्य के द्वारा किया जाता है तो इसको लेकर आप चुनौती में मतलब न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते हैं, यह याद रखिएगा। यानी अवाद योग्य अधिकार है नागरिकों के। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों को पंचायतों के गठन का निर्देश देता है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। इसका सही आंसर है अनुच्छेद 40, ऑप्शन ए इसका सही है। देखिए, भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 40 है एक गांधी जी के सपने को साकार करने के लिए भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। इसीलिए जो अनुच्छेद 40 है उसको गांधीवादी सिद्धांत भी कहा जाता है, यानी गांधीवादी अनुच्छेद भी कहा जाता है। देखिए, इसमें कहा गया है, इसमें राज्यों को निर्देश दिया गया है कि जो राज्य है वह पंचायतों के निर्माण की दिशा में आवश्यक कदम उठाएंगे और उनको इतने अधिकार एवं शक्ति प्रदान करेंगे जिससे कि वह स्वशासन की इकाई के रूप में कार्य कर सके। तो यह याद रखिएगा। और याद रखिए, जो पहले था राज्य भारत में जो पंचायतों का गठन था राज्य की इच्छा पर निर्भर था, लेकिन इसे 73वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा एक संवैधानिक मान्य दर्जा दे दिया गया, जिसके बाद यह हर राज्य में अनिवार्य कर दिया गया है, याद रखिएगा। इसके अलावा कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछ जाता है कि पहली बार पंचायती राज की स्थापना शुरुआत कहाँ से हुई थी। तो याद रखिएगा, राजस्थान से हुई थी। इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, तो राजस्थान में, वहाँ का एक नागौर जिला है, वहीं से इसकी शुरुआत की गई थी। और इसकी शुरुआत किसने की थी, तो उस टाइम जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने इसकी शुरुआत की थी। अगला प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में से किस अनुच्छेद का संबंध अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के अभिवृद्धि से है। तो इसका सही आंसर है अनुच्छेद 51। देखिए, अनुच्छेद 51 में कहा गया है कि जो राज्य है उसका कर्तव्य है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखे, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन करे तथा अंतर्राष्ट्रीय संधियों का सम्मान करे। इसके अलावा जो राज्यों के मध्य विवाद होते हैं उनको शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाए। तो जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 है वह राज्य के विदेश नीति से संबंधित अनुच्छेद है। अगला प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उद्देश्य है। तो मैंने भी आप सभी को बताया,
पहला है कि लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, सही है। सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना, ये भी सही है। आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना, ये भी सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का अध्ययन की दृष्टि से कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है? तो मैंने जब इसका थ्योरी का वीडियो बनाया था उसमें बताया था आप सभी को कि उन्हें तीन वर्गों में विभाजित किया जाता है। जो पहला है समाजवादी सिद्धांत, जो कि जयप्रकाश के नारायण के सिद्धांतों पर आधारित है। दूसरा उदारवादी, जो कि नेहरू से प्रभावित थे। और तीसरा जो है गांधीवादी, जो कि गांधी जी के विचारों से अभिप्रेरित सिद्धांत है। यानी जो नीति निर्देशक तत्व है उनमें 3 तरह के अनुच्छेद आपको देखने को मिलेंगे। पहला समाजवादी हो गया, दूसरा उदारवादी हो गया और तीसरा गांधीवादी अनुच्छेद। तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, समान कार्य के लिए समान वेतन किस अनुच्छेद में दिया गया है? दोस्तों एक क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इसको याद रखिएगा कि समान कार्य के लिए समान वेतन का जो प्रावधान किया गया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39 में दिया गया है। 39 जो इसमें कहा गया है, देखिए इसमें भी जो अनुच्छेद 39D में दिया गया है, इसी के द्वारा चाहे स्त्री हो या पुरुष हो उनको समान कार्य के लिए समान वेतन देने का प्रावधान किया गया है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक मौलिक अधिकार नहीं है? मौलिक अधिकार की बात कर रहा है, याद रखिएगा मौलिक अधिकार की बात। तो स्वतंत्रता का अधिकार है, मौलिक अधिकार है। सामान्य कार्य के लिए समान वेतन, दोस्तों ये नहीं है क्योंकि ये DPSP है। इसके अलावा शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये भी है। धर्म की उपासना का अधिकार, ये भी मौलिक अधिकार है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी। नहीं है तो बोला बी नहीं है क्योंकि ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विदेश नीति से संबंधित है? दोस्तों मैंने इसका क्वेश्चन रिपीट हो गया, मैंने भी जस्ट आप सभी को बताया कि इसका आंसर क्या है। अनुच्छेद 51 जो है वह विदेश नीति से संबंधित है। अगला प्रश्न है, भारतीय निम्नलिखित में से किस प्रावधान को गांधीवादी सिद्धांत कहा जाता है? तो मैंने भी आप सभी को बताया, पंचायतों का जो गठन है इसे गांधीवादी सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। क्योंकि याद रखिएगा जो पंचायतों का गठन के बारे में बात कर रहा है, एक जो गांधी जी थे वह स्थानीय स्वशासन के बहुत बड़े समर्थक थे। वो चाहते थे कि जो सत्ता है उसका केंद्रीकरण ना हो बल्कि उसका विकेंद्रीकरण किया जाए, उसको जो शक्तियां हैं उसको कई भागों में विभाजित कर दिया जाए। तो इसीलिए इनके सपने को देखते हुए इसे भारतीय संविधान में शामिल किया गया और पंचायतों को कुछ शक्तियां प्रदान की गई जिससे कि वह स्वशासन की इकाई के रूप में कार्य कर सके। तो इसीलिए क्योंकि ये जो सिद्धांत है गांधी जी के दर्शन या सिद्धांत पर आधारित है, इसीलिए इसे गांधीवादी सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अंग नागरिकों को आर्थिक एवं सामाजिक न्याय प्रदान करने की बात करता है? तो दोस्तों इसमें देखिए ऑप्शन क्या है। पहला है मौलिक अधिकार, दूसरा है मूल कर्तव्य, तीसरा है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर देखिए, इसका एक और आंसर हो जाएगा, प्रस्तावना में भारतीय नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय देने की बात की गई है। तो यहाँ पर वो ऑप्शन में नहीं है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। क्योंकि जो अनुच्छेद 38 है उसमें कहा गया है जो यहाँ के नागरिक हैं उनको अनुच्छेद 39 में उनको समान न्याय दिया जाएगा। तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह देश के सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र की व्याख्या करते हैं, सही है। यह न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, तो ये भी सही है। इसका आंसर क्या? दोनों सत्य है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित सूची का मिलान कीजिए। देखिए यहाँ पर 2 सूचियाँ दी गई, इनको मिलाना है। पहला अनुच्छेद 40 यानी अनुच्छेद दिए गए हैं, तो अनुच्छेद 40 में क्या है? तो मैंने आप सभी को बताया था कि अनुच्छेद 40 में पंचायतों का गठन संबंधी प्रावधान किए गए हैं। अनुच्छेद 44 में क्या है? देखिए यहाँ पर 4 मैंने बताया था कि 4 है, तो समान नागरिक संहिता का वर्णन किया गया इसमें, तो सी पे चला जाएगा। अनुच्छेद 48 में क्या किया गया? कृषि एवं पशुपालन, इसमें दिया गया है दोस्तों। और इसी के साथ अनुच्छेद 48 में वन्य जीव संरक्षण भी दिया गया कि जीवों की रक्षा करना भी राज्य का कर्तव्य बताया गया है। अनुच्छेद 51 में देखिए जो बचा, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना राज्य का कर्तव्य है। तो ये थी सूची, ऐसे ही मिलाने ही है दोस्तों। तो इसका देखिए 1 जाएगा बी पर, 2 जाएगा सी पर और 3 जाएगा डी पर और 4 जाएगा ए पर। अगला प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत या तत्व मौलिक अधिकार से किस प्रकार भिन्न है? तो
देखिए इसमें ऑप्शन है मौलिक अधिकार न्यायालय में परिवर्तनीय है जबकि नीति निषेधक तत्व नहीं है। सही है दोस्तों। मौलिक अधिकार राज्य सरकार के लिए है जबकि नीति निषेधक तत्व केंद्र सरकार के लिए है। गलत है, इससे कोई मतलब नहीं है। मैंने बताया था कि मौलिक अधिकार जो है वो नागरिकों के लिए है और जो नीति निर्देशक तत्व है वो राज्य के लिए है। मौलिक अधिकार नागरिकों के लिए है, नीति निर्देशक तत्व राज्य के लिए कर्तव्य। ये भी सही है, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इनमें से दो सही है दोस्तों, तो इसका सही आंसर ए और सी सत्य है। अगला प्रश्न है नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की इच्छा पर निर्भर है। यह कथन किसका है? तो मैंने आप सभी को बताया था कथन किसका है, केटी शाह का है। ये याद रखिएगा, प्रोफेसर केटी शाह का यह कथन कई बार एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों। अगला प्रश्न है कौन सा अनुच्छेद पर्यावरण एवं वन्य जीव संरक्षण से संबंधित है? तो मैंने जस्ट अभी आप सभी को बताया था कि अनुच्छेद जो 48 है, 48A में संशोधन किया और इसको 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था, जिसमें कहा गया कि राज्य का कर्तव्य है कि वह पर्यावरण एवं जो वन्य जीव होते हैं उनकी रक्षा करें। तो दोस्तों यह था आज का वीडियो और इसमें मैंने जो डीपीएसपी से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों में एग्जाम में पूछे जाते हैं उनको मैंने डिस्कस कर लिया। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। यदि वीडियो आप सभी को पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। साथ ही साथ यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि वीडियो आप सभी को कैसा लगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।